तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का श्वसन का जो है कि जितने भी पीवाईक्यू है, लघुत्तरीय है, उसको देखेंगे। आप इसे वीवीआई के क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं। और एक चीज, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंटेंट पर ध्यान देना है, मुझ पे नहीं। हम कौन है, मेरा नाम क्या है, क्या, ये सब कुछ से फंसने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, उस कंटेंट पे ध्यान दीजिए। मुझ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी दाढ़ी कैसी है, मेरा शक्ल कैसा है, मेरा बाल कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा पहनावा क्या है। इस पर कुछ चीज पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं उस कंटेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप उस कंटेंट के लिए आए हैं जो आपके एग्जाम में काम आएगा। मेरा शक्ल सूरत आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए केवल और केवल आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। पढ़ने के लिए आए हैं तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग देखने वाले हैं श्वसन चैप्टर का केवल और केवल लघुत्तरीय प्रश्न, केवल और केवल लघुत्तरीय प्रश्न। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाह्य श्वसन क्या है? बाह्य श्वसन क्या है? तो पहले ही बता दिए, उतना डिटेल हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि समय की कम्पाई है। इसीलिए हम लोग शॉर्ट में ही जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे समझने का, ठीक ना। लेकिन समझ में आपको आएगा, इतना समझ रखिए। इसको लिख के याद भी कर लीजिएगा आप लोग। बाह्य श्वसन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों और वातावरण के बीच, फेफड़े और वातावरण के बीच कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, फेफड़ा से बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण से ऑक्सीजन और भी सारे गैस सब जो है कि वातावरण, धूल कण सब जो है कि अंदर चला जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों और बाह्य वातावरण के बीच क्या चीज का? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। क्या कहता है? बाह्य श्वसन। हमारे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वातावरण में चला जाता है और वातावरण की जो गैसें है वो हमारे फेफड़े तक आता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन बोलते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है, इसमें कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें ऊर्जा हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये भी श्वसन से ही रिलेटेड है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अर्थात अपघटन होता है। यानी ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। ग्लूकोज टूटता है और पाइरुविक अम्ल के 2 अणु और एटीपी के 2 अणु, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और एटीपी के भी क्या बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस यानी वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है अर्थात अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और एटीपी के 2 अणु बनते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, इसका स्थान जो ये कहां पर होता है? तो ये कोशिका द्रव में देखने को मिलता है। ये कहां होता है? कोशिका द्रव में होता है। और ये कब होता है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी, उपस्थिति वर्ड छूट गया, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है। ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है, ठीक ना। सिंपल सा बात है कि ग्लूकोज टूटता है, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनती है और एटीपी के 2 अणु बनते हैं। ये जो प्रक्रिया चल रहा है इसी प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य, इस सब के मुख्य श्वसन अंग के नाम बताइए। कि इनमें जो है कि श्वसन अंग तो कई सारे होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य श्वसन अंग है उसके नाम बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है यहाँ से और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। जो मछली है, मछली में जो श्वसन अंग है उसको बोलते हैं क्लोम, या यूं कहे कि गिल्स या गलफरा कह दीजिए उसको, ठीक ना। मच्छर जो मच्छर में श्वास नली या ट्रैकिया। जो केचुआ है, केचुआ में क्या है? त्वचा यानी स्किन से ही वो श्वसन क्रिया करता है। मनुष्य जो है, मनुष्य इसमें जो है कि फेफड़ा जो है कि सबसे प्रमुख श्वसन अंग है। इस प्रकार से सबका श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहां होता है? इसका समीकरण लिखिए। सिंपल सा बात है कि किण्वन के बारे में पूरा बढ़िया से हमें बताना है तो लघुत्तरीय सबको मिला जुला के देखिए क्वेश्चन बना दिया है, 2 क्वेश्चन को मिलाकर। देखिए किण्वन क्या है? तो किण्वन जो है कि ये भी एक प्रकार का श्वसन ही है। कैसा श्वसन है? तो अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक ना। तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये किसमें देखने को मिलता है? तो खमीर या यीस्ट, कुछ अन्य बैक्टीरिया, जीवाणु सब जो है और मानव के मांसपेशियों में देखने को मिलता है। ये किण्वन जो क्रिया है, किण्वन ये कहां देखने को मिलता है? ये अवायवीय श्वसन है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये खमीर में देखने को मिलता है, ईस्ट में, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है और मनुष्य के मांसपेशी में भी देखने को मिलता है। इसमें बनता क्या है? पदार्थ नया बनता क्या? किण्वन प्रक्रिया अगर हो गया तो उस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ तो बनता होगा। तो क्या बनता है? तो उसमें बनता है एथेनॉल, जिसको अल्कोहल भी कह सकते हैं,
लैक्टिक अम्ल जो है कि बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में ऊर्जा बनती है। इसका रासायनिक समीकरण नीचे रहा। और लैक्टिक अम्ल वाला किण्वन होगा, ऐसा किण्वन जिसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा, तो लैक्टिक अम्ल वाला जब किण्वन होगा तो ग्लूकोज होगा, ये ईस्ट में देखने को मिलेगा, इसमें बनेगा लैक्टिक अम्ल और कुछ मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर कम होती है, ठीक ना। और अल्कोहलिक किण्वन है, यानी कि इसमें ऐसा किण्वन जिसमें अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक ना। देखिए ये कहाँ देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में और मनुष्य या उसके मांसपेशियों में देखने को मिलता है। तो अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, कुछ मात्रा में ऊर्जा। बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें नहीं बनता, कुछ मात्रा में ही ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की परिभाषा दे, श्वसन की परिभाषा दे। तो सिंपल सा, आप लोग एकदम डिटेल में जब पढ़ाए हुए हैं तो इसको ना पढ़ा तभी लिख ही सकते हैं, ठीक ना, लेकिन फिर भी जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए बता देते हैं। वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो। भाई ये कार्बनिक पदार्थ होता कौन है, तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा, ग्लूकोज। क्या रखिएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज या ग्लूकोज लिखा आता है तो उसमें मत फंसना है, ठीक ना। तो कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब वो टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक ना। यानी वह जैव रासायनिक प्रक्रम, यानी जीव जंतु को अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रम, ठीक ना, वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण हुआ है तो कुछ ना कुछ पदार्थ नया बना होगा, तो ऑक्सीकरण के फल स्वरूप क्या बनता हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं उसको, श्वसन कहते हैं। वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें जो है कि कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फल स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, जल बनते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं उसको, श्वसन। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। इसका रासायनिक समीकरण ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह है रासायनिक समीकरण उसका। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, यानी ऑक्सीजन उससे जुड़ेगा, तब जाके ये प्रक्रिया कंप्लीट होगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनता है जो एटीपी के रूप में जमा रहता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखिए। श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर। तो लघु उत्तरीय में तक कोई दो अंतर पूछ देगा, और 5 मार्क्स में आ जाए तो हो सकता है 4-5 अंतर पूछ दे। तो इसीलिए हम लोग 4-5 अंतर याद कर लेते हैं, लघु उत्तरीय के लिए तैयार रखते हैं और 5 मार्क्स के लिए तैयार। अलग अलग क्यों पढ़ेंगे इसके लिए, देखिए इससे श्वसन और दहन में अंतर। तो बढ़िया से हम लोग सिलेबस पढ़े हुए हैं, तो इसमें अलग से पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग पहले से याद किए हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो श्वसन कहाँ होगा, तो ये कोशिका में होता है। दहन कहाँ होता है, तो ये कोशिका में नहीं होता है, कोशिका से बाहर होती है। या इसमें जो है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा चरणबद्ध ढंग से जो है कि विमुक्त होता है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा पूरा एक ही बार बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्रमबद्ध, जो चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है कि इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। लेकिन दहन में क्या है, इसमें ऊर्जा अचानक से विमुक्त हो जाती है, ऊर्जा अचानक से विमुक्त होता है। श्वसन में क्या है, तो यह एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है। यानी श्वसन कितना तेजी से होगा या धीमा होगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो एंजाइम करेगा। लेकिन यहाँ जो है कि दहन को कंट्रोल करने वाले कोई एंजाइम नहीं होते हैं। श्वसन क्या है, तो इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। जब श्वसन क्रिया होगा कोशिकाओं के अंदर, तो उसमें जो है कि प्रकाश नहीं बनता है, प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन जब दहन होगा, कोई पदार्थ को जलाया जाता है, ठीक है, दहन जब कोई पदार्थ होगा तो उसमें तेज लौ निकलेगा, इसके साथ जो है कि प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तेज लौ के साथ प्रकाश निकलता है, ज्वलित होती है। इसमें जो है कि श्वसन में कई उत्पादों का निर्माण होता है। जब श्वसन क्रिया कंप्लीट हो जाए, श्वसन क्रिया कंप्लीट होने के बाद कई सारे पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन दहन क्रिया जब कंप्लीट होगा तो कोई नया पदार्थ न बनेगा, अंतिम में राख बच जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से हमें अंतर याद रखना है कि श्वसन कोशिका में होता है, ये कोशिका में नहीं होता है। श्वसन की प्रक्रिया या ऊर्जा जो है कि चरणबद्ध तरीके से मुक्त होती है, दहन में अचानक से ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। श्वसन में क्या होता है, तो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है, दहन नहीं होता है। श्वसन में क्या है, तो प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन दहन में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। लेकिन श्वसन में क्या है, तो कई सारे नए उत्पाद होता है, कई सारे नया पदार्थ बनता है, लेकिन इसमें कोई पदार्थ नया नहीं बनता है। इस प्रकार से श्वसन और दहन में आप अंतर याद रखेंगे। 2 मार्क्स में आए, लघु उत्तरीय में शॉर्ट आंसर, तो इसमें तो 5 अंतर में से आपको 2-3 जो भी याद हो उतना लिख दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन तो केवल 2 ही अंतर पूछा था, फिर भी हम लोग 5 लिख लिए। जब याद हो आपको, जितना याद हो उतना लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग सोच रहे हो कि इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि समय की कमपाई है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि कम से कम समय में हम आपको पढ़ा सके, इसलिए थोड़ा ऐसे पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आराम से पढ़ाने वाले इंसान है, एकदम एक एक शब्दों को, एक एक लाइन को डिटेल में चर्चा करने वाले इंसान है। फिर भी जो हो सकता है अभी कर रहे हैं, ठीक ना। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आया कि नहीं, और इसको कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा। YVA जिसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखना है। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखना है, या यूं कहे कि YVA श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। तो देखिए इसमें YVA श्वसन,
सिंपल सी बात है, वायवीय श्वसन क्या होगा बुआ? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सी, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, वो अनुपस्थित रहता है। वायवीय श्वसन ये कहां देखने को मिलेगा? तो ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। ध्यान समझिए, वायवीय श्वसन कहां देखने को मिलेगा? कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। ये अवायवीय श्वसन यह कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ना, ये मिलेगा कोशिका द्रव में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोशिका द्रव में ध्यान रखना है। वायवीय श्वसन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो अवायवीय श्वसन है ये कोशिका के अंदर में ही लेकिन कोशिका द्रव में देखने को मिलता है। वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद है, अंतोत्पाद यानी अंतिम उत्पाद जो बनेगा, क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। जो वायवीय श्वसन है उसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। लेकिन उसी तरह बात की अवायवीय श्वसन में, तो इसका अंतिम उत्पाद जो है कि एथेनॉल या यूं कहें कि अल्कोहल बन सकता है, या लैक्टिक अम्ल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसके अंतिम उत्पाद इसके अंतिम उत्पाद में कुछ अंतर है। कार्बन डाइऑक्साइड सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है कि नया क्या बना, इसमें जल बनेगा, इसमें अलग क्या बना है? तो लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल जो है कि इसमें अलग से बनता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है, जब वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है, तो इससे टोटल जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, तब इससे बनता है 38 एटीपी अणु। ऊर्जा के 38 एटीपी अणु। ऊर्जा के कितना बनता है? ऑक्सीकरण के दौरान जो है कि ऊर्जा के टोटल 38 एटीपी अणु बनता है। लेकिन बात करें अवायवीय श्वसन का, तो जो है कि इसमें केवल और केवल मात्र 2 एटीपी अणु बनते हैं, केवल 2 एटीपी अणु। यानी ऊर्जा किसमें ज्यादा बन रहा है? अवायवीय में कि वायवीय में? वायवीय श्वसन में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बन रहा है। तो वही बात नीचे लिख दिया, इसमें ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो इतना काफी एग्जाम में लिखने के लिए। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर इतना काफी है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर इतना है। तो इतना आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक ना, और याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि श्वसन में और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, कि श्वसन में और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए अंतर के रूप में तो इसको हम लोग टेबल के रूप में ही बना लिया, सारणी के रूप में, उसी रूप में इसको देख लेते हैं। ध्यान देखिए श्वासोच्छ्वास में क्या होता है। तो इसमें केवल और केवल जो वातावरण की वायु है, श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, केवल का जो वातावरण की वायु है, उस वायु को, वातावरण की वायु का फेफड़ों में अंदर लेना और बाहर निकालना, निश्वास, ठीक है। यानी श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि वातावरण के वायु को हम फेफड़े तक ले जाते हैं और फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम बाहर निकालते हैं। यानी वातावरण से गैस का फेफड़े तक पहुंचना और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, केवल इतनी प्रक्रिया जो उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वसन में क्या होता है, जो भोजन है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में टूटता है। क्या होता है, टूटता है, तोड़ कर जाए कि एटीपी बनाने की प्रक्रिया है। ध्यान समझिए, श्वासोच्छ्वास में केवल गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि भोजन के जो कण है ग्लूकोज, ठीक ना, वो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो यानी ऑक्सीजन हो या ना हो, अनुपस्थिति में भी क्या होता है, वो टूटता है और ऊर्जा बनता है जो एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। यानी श्वासोच्छ्वास क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें केवल शरीर से गैस बाहर जाता है और शरीर में अंदर आ गया, बस इतने प्रक्रिया, इससे कुछ नहीं है। इसमें नया कोई पदार्थ बना नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन इसमें यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया मतलब जीव के शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है ये, ठीक ना। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, तो केवल और केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, केवल इतने काम होता है श्वासोच्छ्वास में, ठीक ना। लेकिन श्वसन में क्या होता है, तो इसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है और टूट के क्या बनता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनते हैं। तो इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, तो इसमें जो है कि ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, नया ऊर्जा नहीं बनता है, केवल ऑक्सीजन पहुंचती है, बाहर से ऑक्सीजन वातावरण से लेकर फेफड़ा तक खाली पहुंचाया था, खाली ऑक्सीजन पहुंचता है, नया ऊर्जा नहीं बना है। लेकिन इसमें श्वसन में क्या होता है, इसमें वास्तविक रूप से ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में, ठीक है। श्वासोच्छ्वास में क्या है, तो यह केवल फेफड़ों तक ही सीमित है, खाली फेफड़े तक रहेगा, फेफड़ा के अलावा ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें श्वसन का, तो ये केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है,
ये आगे तक भी, छूट गया नहीं लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, ये फेफड़े के अलावा और भी अन्य जगह पर होता है, जैसे कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये वहां भी देखने को मिलता है। ये केवल और फेफड़े तक सीमित नहीं है, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है ये, और ये केवल और केवल फेफड़े तक सीमित है। तो इस प्रकार से श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर हो गया। आपसे एग्जाम में केवल इतना पूछेगा कि श्वासोश्वास से आप क्या समझते हैं, तो इधर वाले एरिया में से 5 देख रहे हैं ना, कोई 2 को मिलाकर, खासकर इसको मिलाकर लिख दीजिए, या 3 को मिलाकर लीजिए, आपको 100 लिख दीजिए। कोई 2 या 3 टॉपिक मिलाकर जाए कि आपको पहला लाइन तो लिखना ही है, पहला लाइन तो लिखना ही है, ठीक ना। सॉरी, श्वसन का है, श्वासोश्वास के बारे में पूछे तो इतना लिख दीजिए, 2-3 को लिख दीजिए, और श्वसन के बारे में पूछे 2-3 को लिख दीजिए, हो गया आराम से। तो अंतर याद करने का यही फायदा होता है कि अंतर याद हो गया तो न चाहते हुए हमें 2 क्वेश्चन याद हो जाता है, न चाहते हुए कितना क्वेश्चन याद होता है, 2 क्वेश्चन याद हो जाता है। और श्वसन के बारे में पूछेगा तो इसमें से 2-4 पॉइंट लिख देंगे, पहला पॉइंट हमेशा लिखिएगा, उसके बाद दिखा दो, छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट लिखना है, क्योंकि पहला पॉइंट हम लोग नॉर्मली परिभाषा को ही रखते हैं पहले पॉइंट में, ठीक है। तो ये जो श्वसन के बारे में पूछे तो इसमें 2-3 लिख देना है, श्वासोश्वास के बारे में पूछे तो इसमें 2-3 लिख देना है, हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, यानी दर्द होने लगता है, वो क्यों होता है? अथवा यूं कहे कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में क्रैम्प क्यों होता है? अचानक से लगेगा कि पैर भारी सा हो गया है, ठीक ना, शरीर में जो है कि कोशिका से जकड़न होने लगा है, ठीक ना, वो अजीब सा दर्द करने लगता है, मतलब तो वो क्यों होने लगता है, ये हमें पढ़ना है, बताना है। देखिए, जब खिलाड़ी क्या करता है कि अत्यधिक व्यायाम कर रहा हो या कोई दौड़ रहा हो लगातार, ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन और पानी की कमी हो जाती है। लगातार जो है कि ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, पानी का उपयोग हो रहा था, ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन और पानी की कमी पड़ जाती है, जिससे पाइरुवेट अम्ल जो है का विखंडन लैक्टिक अम्ल हो जाता है। यानी पाइरुवेट अम्ल जो टूटना चाहिए था उसमें ना टूट के, वो टूट के क्या बनाता है, तो वो लैक्टिक अम्ल बना लेता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द का अनुभूति होती है और शरीर में क्रैम्प होने लगता है। यानी जो पाइरुवेट अम्ल है वो जिसमें टूटना चाहिए उसमें ना टूटकर वो क्या होता है कि पानी और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कि वो पाइरुवेट अम्ल क्या बन जाता है, वो लैक्टिक अम्ल बना लेता है, और यही लैक्टिक अम्ल जब कोशिका के अंदर, मांसपेशी के अंदर जब जमा हो जाता है तो यही दर्द का कारण बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैम्प, बोल देते हैं, शरीर में क्रैम्प उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग बताइए। कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है अर्थात ग्लूकोज टूटता है तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से ऊर्जा बनती है, तो वो ऊर्जा किस प्रकार से बनता है उसका मार्ग जो है कि हम लोग को बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जीवों में किस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आइए, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया, सबसे पहला बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो बैक्टीरिया और मांसपेशियों में सेम तरीके से होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। जब ये टूटेगा तो बनेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगा। अगर बात करें हम लोग ईस्ट का बात करें तो ईस्ट रहेगा, ईस्ट में क्या होगा कि इसमें बनेगा अल्कोहल और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कुछ मात्रा में ऊर्जा बनेगी। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, सभी जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ श्वसन होता है, ठीक ना, वहां की बात कर रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर श्वसन हो रहा है, ठीक ना, तब ऐसी स्थिति में ग्लूकोज जो है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, जब बनेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कुछ मात्रा में जल बनेगा और बहुत सारा मात्रा में ऊर्जा बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जब श्वसन होता है तो उसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा बनता है, बाकी जो कोशिका द्रव्य होगा तो उसमें ऊर्जा कम बनता है। तो इस प्रकार से जो भी श्वसन का जो लघुत्तरीय प्रश्न था इंपोर्टेंट वाला, वो सब खत्म होता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया है और बच गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो किसी और वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतना तब तक आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा।